एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.20 फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ एजो आइसोप्रोपेन टू हेक्सेन एंड नाइट्रोजन एट 543 केल्विन द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड। यानी यहाँ पर 3 टाइम दिया हुआ है, एक 0 पर 35, 360 पर 54 और 720 पर 60। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। सिंपल क्या करना है कि 2 बार में के का वैल्यू निकालना है। एक बार में इसको और इसको कंपेयर करके निकालेंगे, वो K1 का वैल्यू हो जाएगा, और दूसरी बार में इसको और इसको कंपेयर करके निकालेंगे, वो K2 का वैल्यू हो जाएगा, और इन दोनों का एवरेज निकाल लेंगे। K = K1 + K2, वो K का वैल्यू हो जाएगा। बस इतना ही करना था पहले वाले से। दूसरा एजो आइसोप्रोपेन। एजो आइसोप्रोपेन के फार्मूला के बारे में बात करें, आइसो ग्रुप CH3CH CH3 N डबल बॉन्ड N, फिर CH CH3 और CH3, ये एजो आइसोप्रोपेन है। इसी को हम लोग अगर कंडेंस्ड करके लिखें तो यहाँ पर ऐसे भी लिखा जा सकता है, ये CH3 और ये CH है। तो बुक वगैरह में आप देखेंगे तो लिखा मिलेगा आपको CH3 होल ट्वाइस CHN2, फिर इस तरफ में भी वैसे ही CH3 होल ट्वाइस। और ये डिकम्पोज कर फॉर्मेशन करता है हेक्सेन का, यानी C6H14 और प्लस N2। ऐसे भी जोड़ोगे तो ये वाला पार्ट जो है वो देखो, इसमें कार्बन 1 2 3, हाइड्रोजन 3 3 6 एंड 1 7, उसी तरह से यहाँ भी 7, तो C6H14, और ये पार्ट बाहर निकल गया नाइट्रोजन। अब यहाँ पर भी इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन लेकर के चलेंगे। फर्स्ट स्टेप में देखो, यहाँ इनिशियल प्रेशर लेंगे, इनिशियल प्रेशर डाटा देखो, यहाँ इनिशियल प्रेशर का जब 0 था तब उस कंडीशन में कितना है 35 mmHg, और 360 के बाद में 54, तो इनका है 35 mmHg। इसका बताओ कितना हो जाएगा 0 0। आफ्टर 360 सेकेंड्स के बाद में यहाँ 1 मोल है, बोलो क्या लिखेंगे x, यहाँ पर भी x, और यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगा 35 माइनस x। अब टोटल प्रेशर निकाल लेते हैं, PT वुड बी इक्वल टू 35 माइनस x प्लस x प्लस x। देखो ये माइनस x का कैंसिल हो गया, कितना आया था 54 ना, डाटा देख लो 54 mmHg में है, 54 वुड बी इक्वल टू 35 प्लस x, देयरफॉर x वुड बी इक्वल टू 54 माइनस 35। बताओ कितना वैल्यू आ जाएगा 19 ना, 19 mmHg x का वैल्यू। यूनिट छोड़ दो भी, यूनिट बाद में लिखा जाएगा। ये x का वैल्यू आ गया। नाउ पहले जैसे बनाए थे वैसे बताओ P0 का वैल्यू कितना आ गया है 35 mmHg। PT का वैल्यू कितने के बराबर है 35 माइनस x, 35 माइनस x यानी 35 माइनस 19, बोलो कितना आ जाएगा वैल्यू 16 mmHg। और टाइम कितना लग रहा है, कितना है 360 सेकेंड, 360 सेकेंड, 360 सेकेंड। Therefore K would be equal to 2.303 by T log P0 by PT, 2.303 डिवाइडेड बाई 360 log P0 की जगह पर कितना वैल्यू रखेंगे 35, और PT की जगह पर 16, 2.303 डिवाइडेड बाई 360 log, इसको डिवाइड कर लेते हैं, लॉग टेबल निकाल लीजिए आप। यहाँ ये वैल्यू आ गया 35 डिवाइडेड बाई 16, यानी 2.1875।
2.188 भी लिख सकते हैं, log 2.188, राउंडिंग ऑफ कर दिया। अब आप बताओ तो लॉग टेबल देख करके 21 के 8 में कितना वैल्यू है? 21 के 8 में देखना है, लॉग वाले पार्ट में कितना? 3385, 3385, और मीन डिफरेंस 8 में 16, तो 16 ऐड कर देंगे तो 1043, यानी 0.3401, 2.303 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 0.3401। अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2.303 इंटू 0.3401 डिवाइडेड बाई 360, यानी 00217। इसको राउंडिंग ऑफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 0.0022 सेकेंड इनवर्स। ये फर्स्ट बार में आया जब हम लोग टाइम कितना ले रहे हैं? 360। अब यही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे दूसरे वाले पार्ट में। दूसरे वाले पार्ट में देखो कितना टाइम दिया हुआ है, 720, और ये वैल्यू कितना है? 63। यहां लिखेंगे आफ्टर 720 सेकेंड, 720 सेकेंड। यहां पर भी पीटी का वैल्यू कितने के बराबर आएगा? 35 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अब टोटल वैल्यू यहां पर ये डिफर करेगा, इस जगह पर कितना वैल्यू है? 63। यहाँ 54 था, उसकी जगह पर अब आ गया 63, तो 63 ये तो कैंसिल हो गया, प्लस एक्स, ओ सॉरी यहाँ 63 लिख दिए, यहाँ पर लिखना होगा ना, 63 वुड बी इक्वल टू 35 प्लस एक्स, देयरफॉर एक्स वुड बी इक्वल टू 63 माइनस 35। बोलो कितना आएगा वैल्यू? 28 ना? अरे हटा करके देखो, 63 माइनस 35 कितना आ रहा है? 28। एक्स का वैल्यू 28। अब P0, P0 इज इक्वल टू 35 mm Hg। PT का वैल्यू कितने के बराबर है? 35 माइनस एक्स, 35 माइनस 28, यानी ये वैल्यू आ गया 7 mm Hg। PT का वैल्यू, टाइम इस जगह पर कितना लग रहा है? 720 सेकेंड। तो अब K का वैल्यू निकाल लेते हैं, K वुड बी इक्वल टू 2.303 बाई T log P0 बाई PT। वैल्यू पुट करो, 2.303 डिवाइडेड बाई 720 लॉग P0 की जगह पर कितना वैल्यू है? 35, और PT की जगह पर 7। 2.303 720 लॉग 5। लॉग 5 का मतलब 50 के जीरो में देखेंगे, 50 के जीरो में देखोगे तो वैल्यू आ जाएगा 6990, यानी 2.303 डिवाइडेड बाई 720, 6990 ना, तो 0.6990। अब मल्टीप्लाई कर देना है इसको, 2.303 इंटू 0.699 डिवाइडेड बाई 720, 00223, 0.00223। ये भी के का वैल्यू, ये भी के का वैल्यू। अब फाइनल जब निकालेंगे, नाउ के वुड बी इक्वल टू K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई 2। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में के का वैल्यू कितना आया था? यहां सोल्व किया ना, 0022,
22 प्लस 0.00223, यहाँ भी 22 ही आता, डिवाइडेड बाई 2। देखो तो अब ये वैल्यू 0.0022 प्लस 0.00223 डिवाइडेड बाई, ठीक है ना? ये कहीं मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं? हाँ, ये मिस्टेक कर रहे हैं, मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। मल्टीप्लिकेशन नहीं ना है, यहाँ तो ऐड करना है ना। 22 प्लस 0.00223 इज इक्वल टू करना पड़ेगा। अब डिवाइड करेंगे किससे? 2, 0.002215, 0.002215 या साइंटिफिक नोटेशन में 2.215 इंटू 10⁻³ देखते हैं बुक का आंसर कितना दिया हुआ था। आ गया आंसर। तो ये दो वैल्यू देने का मतलब ये हुआ कि दोनों का हम लोग को क्या निकाल लेना है? एवरेज निकाल लेना है और उसके अनुसार से बने। तो जल्दी से नोट कर लो, तो फिर दूसरा वाला क्वेश्चन जो है ये भी बता देंगे। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4.21 है। कह रहा द फॉलोइंग डाटा वे आर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ SO2Cl2। केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। आगे यहाँ पर भी एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है। प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया हुआ है 0, यानी कि स्टार्टिंग में 0.5 था, 100 सेकंड के बाद में 0.6 है। अब करा यहाँ पे कैलकुलेट द रेट। इस वाले क्वेश्चन में रेट का वैल्यू निकालना है। अभी तक जो हम लोग निकाल रहे थे वो के का वैल्यू निकाल रहे थे, अब यहाँ रेट का निकालना है। ऑफ द रिएक्शन व्हेन टोटल प्रेशर इज 0.65 एटमॉस्फेयर, ये भी एक कंडीशन है। तो रेट के लिए हम लोग पढ़े हैं रेट इज इक्वल टू के इंटू मोलर कंसंट्रेशन SO2Cl2। अब जब ये मोलरिटी में नहीं है तो यहाँ पर हम लोग प्रेशर ले लेंगे SO2Cl2 का, यानी कि 2 स्टेप में बनेगा। फर्स्ट स्टेप में आपको के का वैल्यू निकालना होगा और फिर अब वहाँ SO2Cl2 का वैल्यू पुट करेंगे, तब रेट निकलेगा। तो पहले के लिए जो अभी हम लोग सीखे हैं उसी को अप्लाई करेंगे। 0 पर है 0.5 और फिर ये 0.6। SO2Cl2 है, इक्वेशन पहले लिखते हैं। SO2Cl2 ऑन थर्मल डिकम्पोजिशन ये टूटेगा SO2 प्लस Cl2। अब इनिशियल प्रेशर देखो ये कितना है 0.5, ये वैल्यू कितना होगा 0, 0। आफ्टर 100 सेकेंड इनका 1 मोल तो x, यहाँ भी x, और ये वैल्यू आ जाएगा 0.5 माइनस x। अब क्वेश्चन में क्या बताया गया है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल प्रेशर ये आ जाएगा 0.5 माइनस x प्लस x प्लस x, एक ये कैंसिल हो गया और टोटल प्रेशर का वैल्यू है 0.6। देखो यहाँ पर 100 सेकंड के बाद में ये वैल्यू कितना है 0.6। 0.6 is equal to 0.5 plus x. Therefore, x would be equal to 0.6 minus 0.5. वैल्यू कितना आ जाएगा 0.1 एटमॉस्फेयर ATM, 0.1 ATM। अब जब ये P0 का वैल्यू निकल गया, पहले दिया हुआ है, नाउ बोलो P0 का वैल्यू, रिस्पॉन्ड करोगे, लिखने के चक्कर में मत रहो। 0.5 ATM। PT का वैल्यू अब ये निकालेंगे तो PT का वैल्यू आ जाएगा 0.5 माइनस x का वैल्यू 0.1 है तो 0.5 माइनस 0.1 इट मीन 0.4 एटमॉस्फेयर। टाइम कितना लग रहा है 100 सेकेंड। अब k का वैल्यू निकाल लेंगे। k वुड बी इक्वल टू 2.303 बाई t log P0 बाई PT। 2.303 डिवाइडेड बाई 100 log P0 का वैल्यू 0.5 और यहाँ 0.4, इट मीन्स 2.303 डिवाइडेड बाई 100 और ये log
1.25। log 1.25 के लिए 12 के 5 में देखो वैल्यू कितना है, 0969 होगा शायद। तो 2.303 इंटू 0.0969 डिवाइडेड बाई 100, मल्टीप्लाई करना है। यहाँ जाएगा वैल्यू 2.303 इंटू 0.0969 डिवाइडेड बाई 100, 0.002316 है। 3 डिजिट तक लेके चलते हैं, 223 तक लेके चलते हैं, यानी 0.00223 या साइंटिफिक नोटेशन में 2.23 इंटू 10⁻⁻3। इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो 2.23 इंटू 10⁻⁻3। ये किसका वैल्यू निकल गया, के का। और अब रेट निकालने के लिए कह रहा है। अब यहां पर रेट में भी देखो एक और क्या किया है, कह रहा है व्हेन टोटल प्रेशर 0.65, यानी SO2Cl2 का ये प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर जो है वो टोटल प्रेशर है। तो फिर आपको यही कंसेप्ट यहां अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि PT इज इक्वल टू जहां 0.6 था, अब उसकी जगह पर क्या लेना पड़ेगा, 0.65 लेना पड़ेगा। तब अगले स्टेप में जब K का वैल्यू निकल गया, नाउ PT इज इक्वल टू 0.5 प्लस क्या आ जाएगा x, और यहाँ 0.65, सॉरी ऐसे ये PT नहीं, टोटल प्रेशर है तो कैपिटल P, पूरा स्टेप ही लिखते हैं। PT वुड बी इक्वल टू 0.5 माइनस x प्लस x। ये कहाँ से आया, ये SO2Cl2 का, ये SO2 का और ये Cl2, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब टोटल प्रेशर कितना है, 0.65, इट इज इक्वल टू 0.5 प्लस x, therefore x would be equal to 0.65 minus 0.5, it means 0.15। ये किसका वैल्यू आया है, x का। therefore PT would be equal to 0.5 minus x, it means 0.5 minus 0.15, ये वैल्यू आ गया 0.35। अब रेट निकालना है। अब यहां पर रेट वुड बी इक्वल टू K इंटू, अगर मोलर कंसंट्रेशन रहता तो SO2Cl2 कर देते, लेकिन जब ये प्रेशर दिया हुआ है तो हम लोग लिख सकते हैं K इंटू प्रेशर ऑफ SO2Cl2। K का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2.23 इंटू 10⁻³ -3 था ना, K का वैल्यू यहाँ निकला है 2.23 इंटू 10⁻³ और प्रेशर का वैल्यू है 0.35। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.35 से, देखो मल्टीप्लाई करते हैं 2.23 इंटू 0.35, कितना वैल्यू आ गया, 0.7805, 0.7805 इंटू 10⁻³ यानी 7.805 इंटू 10⁻⁻4। और चूंकि यहाँ पर ये कंसंट्रेशन दिया हुआ है एटमॉस्फेयर में और टाइम है सेकंड में, तो इसलिए इसका यूनिट हो जाएगा एटमॉस्फेयर सेकंड, एटमॉस्फेयर पर सेकंड। देखते हैं आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, कितना डिफर कर रहा है। जो आ तो रहा है, देखो यहाँ ये पहला वाला वैल्यू जो दिया हुआ है K का वैल्यू दिया हुआ है, और ये जो वैल्यू दिया हुआ है वो रेट का दिया हुआ है। तो ये तीनों क्वेश्चन जो था, यानी अगर ये एग्जामिनेशन में पूछा गया तो डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन होगा, डिफिकल्टी लेवल का, एवरेज लेवल में नहीं आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन भी है, लॉग का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और बताए हैं आपको। एक बार घर में जाकर के फिर से बनाइए, डाउट लगे कि कैसे बताया गया है तो वीडियो है आपके पास में, आप इसको देख करके जो रिपीट, फिलहाल इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे दूसरे टॉपिक। देखिए इसके बारे में फिर समझाते हैं। इट स्टेट्स दैट during chemical reaction
reactant molecules collide to results the formation of product. Paragraph change. The number of collision in per unit time, and in per unit volume is called collision frequency. Paragraph change. Only a small part of collision frequency converted into product. Such collision is called effective collision. And the rest of the collision are non-effective collision. Paragraph change. There are two important barrier or factors for effective collision. ऐसे करके फर्स्ट लिखो ओरिएंटेशन बैरियर स्क्रीन पर दिख रहा है ओरिएंटेशन बैरियर देखिए इसके बारे में दो लाइन फॉर इफेक्टिव कॉलिजन the colliding molecule must have proper orientation. सेकंड लिखो एनर्जी बैरियर देखिए इसके बारे में फॉर इफेक्टिव कॉलिजन the colliding molecules must have a minimum amount of energy
called threshold energy, called threshold energy, threshold energy, ब्रैकेट में लिख देना E नॉट, must have threshold energy, threshold energy. Paragraph change. If the energy of colliding molecule, if the energy of colliding molecule is less than threshold value, is less than threshold value, then we have to supply some external energy, we have to supply some external energy to convert them into product, to convert them into product. Paragraph change. The minimum amount of energy that we supply to achieve the threshold value, is called activation energy, ब्रैकेट में लिख देना EA, is called activation energy, EA. Lower the value of activation energy, higher is the chance to convert into product, कॉलिजन थ्योरी नाम से ही पता चल रहा है कि कॉलिजन है। बहुत सारे थ्योरी दिए गए हैं रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का। कॉलिजन थ्योरी ये बताता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, और टकरा करके वो कन्वर्ट करता है किसमें? प्रोडक्ट में। अब किसी भी मॉलिक्यूल का नंबर अगर हम लोग देखें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ले लिए तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास होता है 44। अगर इसके 44 ग्राम को लें तो ये इसके 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है, और 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। तो सोचो कि कितने लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ कहता है कि पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि अगर 1 मीटर क्यूब का अगर ले लें, एंड पर यूनिट टाइम जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं उसे हम लोग कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? द नंबर ऑफ कॉलिजन टेक प्लेस इनसाइड अ कंटेनर इन पर यूनिट टाइम एंड इन पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसमें से बहुत छोटा सा पार्ट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। अब जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया उसके कॉलिजन को हम इफेक्टिव कॉलिजन कहेंगे, और जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं किया उसे हम लोग नॉन इफेक्टिव कॉलिजन कहेंगे। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल लो, आप यहाँ केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसी वक्त में इंडिया में ही कई लाख स्टूडेंट जो है वो केमिस्ट्री पढ़ रहा होगा, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ रहा होगा, बाकी सब्जेक्ट को छोड़ दे, कई लाख स्टूडेंट्स पढ़ रहा होगा।
तो इतने जो है नंबर हो गए, वो इसका कॉलिजन फ्रीक्वेंसी हो गया। लेकिन इन सब का रिजल्ट नहीं आने वाला है। ये सभी कंपटीशन compete नहीं करने वाले हैं। जो compete किए उनका इफेक्टिव हो गया, और जो नहीं compete किए उनका नॉन इफेक्टिव कहा जाएगा। तब इफेक्टिव उसी तरीके से मॉलिक्यूल भी कोलाइड करते हैं, तो उनका जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर गया उस कॉलिजन को इफेक्टिव, और जो प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट किया वो नॉन इफेक्टिव। क्लियर है? ठीक है। कॉलिजन थ्योरी क्या बताया? रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड कर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। पर यूनिट टाइम और पर यूनिट वॉल्यूम में जितने कॉलिजन होते हैं उसे कॉलिजन फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इस कॉलिजन फ्रीक्वेंसी का एक छोटा सा पार्ट ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया उसे इफेक्टिव कॉलिजन, और जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं किया उसे नॉन इफेक्टिव कॉलिजन। अब इफेक्टिव कॉलिजन होने के लिए दो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, दो इंपॉर्टेंट बैरियर हैं। जैसे फर्स्ट है ओरिएंटेशन बैरियर। इसको समझने के लिए थोड़ा सा फिजिक्स का एक कंसेप्ट अप्लाई करते हैं। जरा ध्यान से देखना। तो मान लिए कि यहाँ पर ये 5 न्यूटन है और ये भी 5 न्यूटन, कंडीशन ए। कंडीशन बी, ये 5 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन। दोनों में देखो मैग्नीट्यूड सेम है, 5 न्यूटन 5 न्यूटन का है। लेकिन बताओ तो दोनों का रिजल्टेंट सेम आएगा क्या? नहीं आएगा दोनों का सेम। फर्क क्या पड़ गया दोनों में? ओरिएंटेशन। दोनों का ओरिएंटेशन अलग अलग है, जिसकी वजह से एक में एडिशन हो गया और दूसरे में क्या हो गया? सब्ट्रैक्शन। उसी तरह से कोलाइडिंग मॉलिक्यूल जब कोलाइड करते हैं तो उनका ओरिएंटेशन कैसा है, डायरेक्शन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा या नहीं करेगा। आप पढ़ रहे हैं, अब किस तरीके से आप पढ़ रहे हैं ये डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट आने वाला है या नहीं है। अगर आपका ओरिएंटेशन सही नहीं है, आप पूरे 10 घंटा 12 घंटा 18 घंटा मेहनत कर रहे हैं लेकिन सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो ये ओरिएंटेशन प्रोवाइड करने का काम आपके फैकल्टी करते हैं, आपके सीनियर करते हैं, आपके पेरेंट्स करते हैं कि इस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो यानी कि वो आपको ओरिएंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप सोचो, हमने आपको चैप्टर पढ़ाया, आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं, सारा बुक का सॉल्यूशन दे दिया गया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का सबका बुक रखा हुआ है, और वहीं पर आपको आर्हेनियस इक्वेशन कहा गया खोजने के लिए। अब जब आप आर्हेनियस इक्वेशन टर्म सुने ही नहीं हैं तो फिजिक्स निकालोगे, केमिस्ट्री निकालोगे, मैथ निकालोगे, लेकिन अगर आपका कहीं पर सुना हुआ भी होगा क्लास में तो तुरंत केमिकल काइनेटिक्स निकालेंगे, और इसके बाद वाला टॉपिक हम लोग का आर्हेनियस इक्वेशन होने वाला है। तो कहाँ क्या मेहनत करना है वो आपके सीनियर, आपके टीचर गाइड करते हैं। तो ये ओरिएंटेशन हुआ। दूसरा, ओरिएंटेशन के साथ साथ एक दूसरा इंपॉर्टेंट बैरियर है एनर्जी बैरियर। एनर्जी बैरियर ये बताता है कि कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास में एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, एंड दैट मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। आपको समझाने के लिए मान करके चलते हैं कि किसी रिएक्शन में थ्रेशोल्ड एनर्जी का वैल्यू 100 जूल है। इसका मतलब यह हो कि मिनिमम आपको इतना एनर्जी रहना चाहिए। ओरिएंटेशन सही है, लेकिन अगर एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं कीजिए। प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए दोनों सही हो, दोनों होना जरूरी है। थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी और प्रॉपर ओरिएंटेशन। अगर आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा, तो प्रोडक्ट करने का चांस है, लेकिन ओरिएंटेशन अगर सही नहीं है तो आप रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाइएगा। और आप देखोगे अपने सोसाइटी में कि बहुत सारे वैसे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जिनके बारे में कहा जाता है आपके मोहल्ले में कि ये पढ़ता है दिन रात एकदम एक किए हुए पढ़ने के लिए, लेकिन इसका रिजल्ट नहीं निकला। इसका मतलब एनर्जी तो है उसके पास में, लेकिन उसको पढ़ने का तरीका नहीं पता है, ओरिएंटेशन नहीं पता है। वहीं आप देखोगे कि कुछ स्टूडेंट जो है वो तुमको घूमते फिरते हुए भी नजर आ जाएगा और आराम से कई रिजल्ट निकाल देता है, यानी कि उसका एनर्जी भी है सफिशिएंट, अपना पढ़ लेता है जिस वक्त में पढ़ना है वो, और ओरिएंटेशन भी है उसके पास में। कुछ स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं निकलेगा, उसको पता है कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर पे मेहनत किया जा सकता है, किसमें कम मेहनत करने पर स्कोर किया जा सकता है, यानी ओरिएंटेशन पता है उसको, लेकिन वो अपने मेहनत नहीं करेगा उसके लिए, तो वो उसका एनर्जी वैल्यू कम हो गया, तो उसका भी रिजल्ट नहीं आएगा। यानी रिजल्ट निकलने के लिए दोनों का होना जो है वो जरूरी है, एक मिनिमम थ्रेशोल्ड वैल्यू और दूसरा प्रॉपर ओरिएंटेशन। अब अगर मान लिया आप ही से हम पूछे किसी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल के पास में सपोज 90 जूल एनर्जी है, तो आप बताओ ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम एनर्जी कितना चाहिए? 100 जूल, ये थ्रेशोल्ड के बराबर, लेकिन इसका एनर्जी कितना है? 90 जूल। अब वैसे कंडीशन में क्या होता है,
आपको अपनी तरफ से एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को अचीव करने के लिए, और जो आप एनर्जी देते हैं दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, उसी को एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। नाम से ही पता चल रहा है, जो एक्ट करने के लिए आप एनर्जी देते हैं। तो बताओ, तो यहाँ 90 जूल को 100 जूल में कन्वर्ट कराना है, तो एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 जूल। ठीक है, यहाँ पर अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लिया कि किसी के पास में खुद का एनर्जी 1 जूल है, तो इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए बताओ कितना जूल एनर्जी चाहिए होगा? तो यानी यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कितना हो गया? 99 जूल। अब यहाँ पर इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना आसान है, बिकॉज द लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी हायर इज द चांस टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। लेकिन ये जो 1 जूल लेकर के आया है, इसको 99 जूल देंगे। आप एक तरीके से समझो कि हम टीचर जो एक्टिवेशन एनर्जी दे रहे हैं, तो यहाँ इस तरीके का स्टूडेंट होगा तो 10 जूल एनर्जी देंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो 1 जूल एनर्जी लेकर के आया है, उसको सोचो 99 जूल एनर्जी देंगे तब वो होगा। और ऐसे ही रियलिटी में होता है। होता क्या है, बड़े बड़े बैनर वगैरह में देखोगे तो मान ली कि इसी जगह पर थ्रेशोल्ड एनर्जी का वैल्यू 100 जूल है, उनके यहाँ जो स्टूडेंट पहुंच रहा है उसका एनर्जी ऑलरेडी 99 जूल है, यानी कि इसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कितना चाहिए? 1 जूल। वहाँ का फैकल्टी जो है, मान ली कि उस जगह का फैकल्टी 50 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो एक को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराने के लिए कितना चाहिए? 1 जूल। तो इसके यहाँ से रिजल्ट जो निकलने वाला है वो 50 लोगों का रिजल्ट निकल जाएगा। ठीक है, मान लें कि हमारे पास में जो आ रहा है उसका एनर्जी 1 जूल है। ठीक है, ये यहाँ से इसको यहाँ प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना है, और हम जो मेहनत कर रहे हैं अभी 80 जूल एनर्जी दे रहे हैं। ये कितना मेहनत कर रहा है? 50 जूल, और रिजल्ट कितना निकल गया? 50। और हम कितना मेहनत कर रहे हैं? 80 जूल, और हमारे यहाँ से रिजल्ट कितना निकलेगा? 0 0, एक भी नहीं निकलेगा, क्योंकि हमारे यहाँ का जो रिएक्टेंट है उसका एनर्जी कितना है? 1 जूल है। आप खखन के मजे प्रोडक्ट में कन्वर्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, इवन तब तो हद हो जाता है जब ये माइनस में लेकर के चला आता है। जैसे आपके साथ में जो बैठे हुए हैं वो माइनस में है, सब पढ़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ठीक है, आप कितना एक्टिवेशन एनर्जी दीजिएगा? एक्टिवेशन एनर्जी इस तरह के दिया जाता है कि हाँ, उसको ओरिएंटेशन दे रहे हैं और थोड़ा सा एनर्जी हम ये दे, चलो देखो हम तुम्हारे लिए क्वेश्चन बना रहे हैं, अब इस क्वेश्चन को तुम घर में जाकर के बनाना। यानी हम मेहनत कर रहे हैं, आपको एनर्जी दिए, अब आप घर में जाकर के उसको किए, आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन जब इस तरीके का सिचुएशन हुआ, सोच के देखो वहाँ के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा मेहनत किया जा रहा है, लेकिन यहाँ रिजल्ट नहीं आएगा। तो वो लोग बड़े बैनर वाले क्या करते हैं, वैसे ही रिजल्ट ओरिएंटेड स्टूडेंट को छांट लेते हैं। ठीक है, वो अलग बैच बना लिए, और सुनते भी होंगे और आपको बेहतर तरीके से पता होगा कि जो भी रिजल्ट निकलने वाला है वो एक ही बैच से निकलने वाला है, बाकी से पैसा देने वाला है, उसका कुछ नहीं होने वाला है। वो छांट लिया, फिल्टर कर लिया। बाकी का जो एडमिशन आ रहा है, 50,000 स्टूडेंट पढ़ रहा है, 1 लाख का स्टूडेंट पढ़ रहा है, वो सब बाकी फी देने वाला है। फोकस उसका होगा इसी के ऊपर में कि जिसके बराबर का है। और इससे भी नहीं, अधिकांश स्टूडेंट का एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड 100 चाहिए, वो ऑलरेडी उनके पास में 150 जूल एनर्जी है। यानी एनर्जी का तो कुछ कहना ही नहीं, जितना रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा वो मेहनत करने के लिए तैयार है, क्योंकि उनको पता है कि ये जो ऑप्शन अपॉर्चुनिटी मिला है इसे हमको जो आउटपुट में कन्वर्ट कर देना है। तो सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी का काम क्या रह जाता है? ओरिएंटेशन, यानी कि यहाँ पर ये डायरेक्शन देना, ओरिएंटेशन। वो ओरिएंटेशन देंगे और रिजल्ट में कन्वर्ट कर जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाएगा। तो टीचर का मतलब ये होता है वो ओरिएंटेशन प्रोवाइड करे। रिएक्टेंट यानी स्टूडेंट के पास में ऑलरेडी एनर्जी जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि इन लोगों का नंबर जो है बढ़ता चला जा रहा है, परसेंटेज जो बढ़ता चला जा रहा है, इनका परसेंटेज बढ़ता चला जा रहा है, और जो पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ते ही जा रहे हैं। यही वजह है कि रिजल्ट में देखोगे तो परसेंटाइल हमेशा जो है वो कितना मार्क्स आया है इतने परसेंटाइल पर, वो जब कंपेयर करोगे तो हर साल इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। क्वेश्चन का लेवल जो हर साल टफ की तरफ में बढ़ रहा है। अभी देखिए नीट में कितने सारे स्टूडेंट जो है वो टॉप कर गए, कितने जो है वो हाईएस्ट मार्क्स लेकर के चले आए। ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न है कि सब मेहनत कर रहा है, मेहनत करने वाले स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उनका परसेंटेज कम है। नहीं पढ़ने वाले का परसेंटेज जो है ज़्यादा बढ़ गया है। ये सब माइनस की तरफ में चले गए। तो अपने काम का बात, कॉलिजन थ्योरी क्या बताया?
reactant molecule collide to result the formation of product. Number of collision in per unit time and per unit volume is called collision frequency. Two important factors or barriers are important for conversion of product: effective collision. First is orientation barrier and second is energy barrier. Energy barrier में बताया minimum amount of energy that must be present with a colliding molecule to convert into product is called threshold energy. अगर उसके पास का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है, देन वी हैव टू सप्लाई दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू अचीव दैट वैल्यू, एंड दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी. लोअर द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, हायर इज द चांस टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट. चांस इसलिए कहा गया क्योंकि प्रोडक्ट के लिए ये दोनों फैक्टर इंपॉर्टेंट है. एनर्जी आपके पास में है, ओरिएंटेशन सही नहीं है, प्रोडक्ट नहीं निकलेगा. ओरिएंटेशन आपका सही है, एनर्जी आपके पास में नहीं है, प्रोडक्ट नहीं निकलेगा. प्रोडक्ट तभी बनेगा जब एनर्जी और ओरिएंटेशन दोनों सही है, और जिस वक्त में वो सही हो जाएगा उस वक्त में बाकी सारा रिजल्ट निकलने लगेगा. कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जॉब के रिजल्ट के बारे में सुनोगे तुम अपने सोसाइटी में, तो एक का रिजल्ट निकला नहीं कि दूसरा तीसरा चौथा, रेलवे का भी आ गया, बैंकिंग का भी आ गया, वहाँ का भी आएगा. क्यों? क्योंकि उसके पास में एनर्जी भी सही था और ओरिएंटेशन भी सही था. किस तरीके से पढ़ना है तो इस तरीके से होता है. और अधिकांश जो टॉपर वगैरह है उसको देखोगे तो वो ड्रॉपर बहुत कम ही होते हैं, वो सब फर्स्ट एनर्जी वाला होता है. जिस साल में पास किया बस उसी वक्त में जो वो निकाल लिया रिजल्ट जो, क्योंकि उस वक्त में उसका करंट जो पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ पार्ट है. इसलिए इसके ऊपर में जो फोकस करना है कि हाँ यहाँ पर क्या है. इतना कॉलिजन थ्योरी था. अब इसके बाद में अगले क्लास में हम लोग आर्हेनियस इक्वेशन की तरफ में बढ़ेंगे, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑन टेम्परेचर, इससे रिलेटेड. Thanks for watching this video.